चलिए दोस्त, आज जो हम लोग चलने वाले हैं, आज से मेरा क्लास स्टार्ट हो रहा है क्लास ट्वेल्थ के लिए। तो आज सबसे जानेंगे कि क्लास ट्वेल्थ का कितने चैप्टर्स हम लोग को पढ़नी है। सबसे पहले प्राथमिकता यही होती है कि जानेंगे कि क्लास ट्वेल्थ में हम लोग को क्लास ट्वेल्थ में बायोलॉजी सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हम लोग को पढ़नी है। तो हम याद करें, देखिए मेरा बोर्ड पर लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिख चुके हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम रिप्रोडक्शंस है। इन सभी क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजियों में मात्र 5 ही चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है। ये 5 चैप्टर्स हैं और इनके बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारा अलग अलग टॉपिकों में बांट दिया गया है। जनन से संबंधित, अब जनन से संबंधित ही 3-4 को चैप्टर चला जाता है। उन सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करके हम लोग एक सीधी चैप्टर्स लाए जिसका नाम है रिप्रोडक्शन सेक्टर। मतलब आपको जो सबसे पहली चैप्टर पढ़नी है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, सेकेंड चैप्टर का नाम जिसको हम लोग बोलते हो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसे अनुवांशिकी एवं जैव विकास बोला जाता है। अनुवांशिकता से संबंधित जितने भी कंडीशंस हो और उसकी बाद जैव विज्ञान, जैव विकास का जितने भी कंडीशंस हो, इन सभी का जो चर्चा हम लोग चलेंगे वो सबसे पहले जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में चलेंगे। उसके बाद तीसरी चैप्टर आ जाता है जिसका नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसको हम लोग जैव विज्ञान एवं मानव कल्याण माने जीव विज्ञान हमारे मानव जीवन में, हमारे जीवनों में कितनी सदुपयोगी है, कितना उपयोगी है, कितना इसका हम लोग उपयोग करते हैं, किस प्रकार से हम लोग यह उत्तरदायित्व निभाता है अपने हम लोग को सजीव के विकास के प्रति। इन सारे सेक्टरों का जो चर्चा चलेगी, इन सारे टॉपिकों का जो चर्चा चलेगी, उसका नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। चौथी चैप्टर जिसका नाम हो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसको कहते हो जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। माने जैव जीव जो है किस प्रकार हमने प्रौद्योगिकी में, टेक्निकल माध्यम में आज कितना उपयोगी है, इन सारे चैप्टरों का जो हम लोग चर्चा चलाएंगे उस बायोटेक्नोलॉजी में चलाएंगे। और इसका एक अनुपयोग भी बताएंगे कि आज हम लोग विभिन्न प्रकार के जीव किस प्रकार से हम लोग के जीवन में सदुपयोगी है, कितना उपयोग हम इसको कर पा रहे हैं। इन सारे चैप्टरों का जो अध्ययन होगी उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। लास्ट चैप्टर है जिसका नाम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है। इसकी सीधी सी बात बोलता है पारिस्थितिकी एवं उसका वातावरण। माने हम लोग का परिस्थिति का जो वातावरण है, हम लोग का जो परिस्थिति है, हम लोग का जो अस्तित्व है इस धरती पर, किस प्रकार से हम लोग परिस्थिति में रह रहे हैं, किस परिस्थिति, सारे परिस्थितियों की परिस्थिति से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं और उसका एक आसपास के वातावरण के सभी टॉपिकों का जो अध्ययन करेंगे, इसका नाम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इस चैप्टर को उठाते हैं। इसका प्रत्येक चैप्टर्स पर एपिसोड बन जाएगा और चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक पर भी एपिसोड बनाऊंगा। आप लगे रहिएगा, प्रत्येक दिन इसका चला जाएगा। आप कहीं भी रहें एक बार ज़रूर देखें। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, जिसका नाम है रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शंस को हम लोग हिंदी में जनन कहते हो। कहता है कोई भी सजीव प्राणी, समस्त सजीव प्राणी जो इस धरातल पर अवस्थित है या इस दुनिया में अवस्थित है, इस वायुमंडल में जो अवस्थित है, चाहे वो जल में हो, चाहे धरातल पर हो, चाहे वो पक्षी वर्ग के हो, चाहे समस्त सजीव प्राणी जब अपने जातीय समुदाय को बनाए रखने के लिए, अपने जातीय स्पीसीज को बनाए रखने के लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्रिया करती हैं, एक महत्वपूर्ण क्रिया करता है जिसका नाम जनन कहते हो। जनन को अंग्रेजी में हम लोग रिप्रोडक्शंस कहते हो, और रिप्रोडक्शंस को एक बात और प्रजनन भी इसको कहते हैं। तो जनन एक प्रकार की विधि है जिसके द्वारा समस्त सजीव प्राणी अपने जातीय समुदाय को वृद्धि करता है, अपने जातीय समुदाय को बनाए रखता है। कहता है कि इसमें भी तो अलग अलग कंडीशंस आ जाता है। अगर कोई जनन की वैसी विधि जिसमें 2 जनक की आवश्यकता हो, कुछ वैसे प्राणी हैं जिसमें जनन की क्रिया करने के लिए 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, उस विधि को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहेंगे, अर्थात हम लोग सेक्सुअल जनन कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। इसमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है।
इसमें दो जनक भाग लेता है, एक नर तथा दूसरा नारी लेता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति का जो प्रॉपर्टीज होगी, जो गुण होगी, जो विशेषताएं होगी, वो इस प्रकार है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति जो होता है अपने जनक के बिल्कुल समान नहीं होता है, अपने जनक से बिल्कुल समान नहीं होता है, जनक से अलग अलग स्थितियों में भी पाया जाएगा। इसका आकृति कहिए, रूप कहिए, गुण कहिए, आनुवांशिक गुण कहिए, माने विशेष परिस्थितियों में वह अपने जनक के समान हो भी सकता है और न भी हो सकता है। ये लैंगिक जनन है। इसमें दो जनकों की आपस में भाग होता है, इसमें दो जनक आपस में भाग लेते हैं, एक नर तथा दूसरा नारी। तथा दूसरे हैं जनन की वैसी विधि जिसमें सिंगल पेरेंट्स, एक जनक की आवश्यकता होती है। एक जनक अपने आप में वातावरण के अनुकूल जब वो अपने संतति को जन्म देता है तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। जनन की वैसी विधि जिसमें सिंगल एक जनक की आवश्यकता हो, जनन की वैसी विधि जिसमें एक जनक भाग लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जबकि जिसमें दो जनक आपस में भाग लेता है उसे लैंगिक जनन कहेंगे। इसके द्वारा उत्पन्न संतति अपने माता पिता से भिन्न हो सकता है, परंतु लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने माता पिता से भिन्न नहीं हो सकते, एकदम समान होगा। इसीलिए लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जो आकृति में अपेक्षाकृत छोटा होता है, जबकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकृति में बहुत बड़े होते हैं। इसके द्वारा उत्पन्न संतति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती, जबकि इसके द्वारा उत्पन्न संतति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति या इसके अंतर्गत आने वाले सभी प्राणियों में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जबकि इसके अंतर्गत आने वाले सभी प्राणियों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यही कारण से अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक से भिन्न हो सकता है सभी गुणों में, लेकिन अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने माता पिता के अपने जनक के समान होता है सभी गुणों में। इसीलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन या एक पुंजक कहा जाता है, क्लोन या एक पुंजक बोला जाता है, क्लोन या एक पुंजक कहते हैं, क्योंकि यह सभी गुणों में क्या होती है, समान होता है। उसके बाद बोला जाता है इन दोनों सिस्टर्स के बाद एक निषेचन की क्रिया हो जाती है। देख, निषेचन जिसे अंग्रेजी में हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हो, तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संगरण की क्रिया करता है तो इस विधि को, इस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। फिर से एक बार, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संगरण की क्रिया करें तो उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। ये निषेचन जो है दो सेक्टर में होता है, दो अवस्थाओं में संपन्न होती है। एक होता है जिसको बोलते हो अंतः निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है जिसको नाम है बाह्य निषेचन। यदि शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है संपन्न, यदि निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर हो तो उसे अंतः निषेचन कहते हैं, और यदि निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो समस्त अंड प्रजक प्राणी है, उसके अंतर्गत सब के सब उसमें बाह्य निषेचन होते हैं, लेकिन जितने भी सजीव प्रजक प्राणी हैं उससे हम लोग अंतः निषेचन होता है, उसके अंतर्गत अंतः निषेचन होता है। अंड प्रजक कहते हो वैसा प्राणी जो अपने गर्भ से अंडे को जन्म देता है, अंड प्रजक कहलाता है। परंतु जो अपने गर्भ से सजीव शिशु को जन्म देता है उसे हम लोग सजीव प्रजक कहते हैं। वैसा प्राणी जो अपने गर्भ से सजीव बच्चे को जन्म देता है, शिशु को जन्म देता है, प्रसव के रूप में देता है, उसे हम लोग सजीव प्रजक प्राणी कहेंगे। जबकि जब अपने गर्भ से वो अंडे को जन्म देता है, अंड प्रजक कहलाता है। जैसे मुर्गा मुर्गी देख लीजिए, मुर्गी या पक्षी वर्ग के अक्सर लोग, उससे अपवाद में हो सकते हैं कुछ लोग जो अंड प्रजक नहीं सजीव प्रजक होते हैं, लेकिन माना जाता है सजीव समस्त पक्षी वर्ग के लोग जो होते हैं वो अंड प्रजक ही होते हैं। और जैसे मनुष्य है और अनेक जीव जंतु हैं, गाय भैंस जितने भी हैं, उन सारे को देखो सजीव प्रजक है। इसके बाद यह जो है
3 लेवल जिसको बोलते हो, दो विधि जब निषेचन के पूर्व घटित होने वाले सभी प्रकार की घटनाओं को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। पूर्व माने पहले, निषेचन के पहले घटित होने वाले समस्त घटनाओं को निषेचन पूर्व कहते हैं, निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। निषेचन पूर्व घटना जिसमें सम्मिलित है गैमेट्स का निर्माण होना और इसका ट्रांसप्लांट भी होना, स्थानांतरण भी होता है। यही जब गैमेट्स युग्मक से युग्मक की बनने की, गैमेट्स बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। प्रश्न आएगा युग्मक जनन क्या है, तो सीधी सी बात बोलना है, युग्मक के बनने की क्रिया को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं और इसके बाद इसका स्थानांतरण भी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान भी इसका परिवर्तित होती है, जाता है। लेकिन निषेचन पूर्व घटना, सॉरी निषेचन पश्च घटना, निषेचन के निषेचन के बाद, निषेचन के पश्चात घटित होने वाले संपूर्ण घटनाओं को निषेचन पश्च घटना कहते हैं, जिसके पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट के बाद उसका बाद जो भ्रूण का विकास हो जाता है। और बात बोली जाती है भ्रूण है क्या? भ्रूण क्या है? गर्भ में अवस्थित शिशु को हम लोग भ्रूण कहते हैं। इसी भ्रूण को जब विकसित करने हेतु विभिन्न प्रकार के जो हम लोग पोषक तत्व खाते हो, पोषण की क्रिया करते हो, जब इसको पोषण पहुंचाते हो तो इस क्रिया को हम लोग भ्रूण पोष कहते हैं। जब यह विकास करता है, विकसित होता है, तब भ्रूण को विकसित होने की इस क्रिया को हम लोग भ्रूणोद्भव कहेंगे। भ्रूण जोड़ उद्भव, भ्रूण जोड़ उद्भव, भ्रूण के विकास करने की इस क्रिया को हम लोग भ्रूणोद्भव कहेंगे। और जब इसे भ्रूण को किसी कारणवश, जब विभिन्न कारकों की सहायता से जब इसे हम लोग मृत कर देते हैं, गर्भ में अवस्थित भ्रूण को जब विभिन्न कारकों की सहायता से मृत कर देते हैं, मार देते हैं, तो मारने की इस भ्रूण के मारने की इस क्रिया को भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है, जो सामाजिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से यह अपराध मानी जा रही है। और जब भ्रूण को विकसित करता है तो विकसित जो जिस गति से होता है, भ्रूण का विकास जिस गति से होता है, उस गति को मोर्फोजेनेटिक गति कहा जाता है, मोर्फोजेनेटिक गति कहा जाता है। क्लियर? चलो ठीक है।